हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कोऑपरेटिव सोसाइटी, लास्ट वीडियो में भी हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इसका मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप वहाँ जाकर उसको असेस कर सकते हैं। मीनिंग अभी मैंने आपके सामने लिखा भी हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितने प्रकार से हम कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति के प्रकार आज हम इस वीडियो के थ्रू सीखेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली तो 5 टाइप्स की होती हैं। हाँ, एक टाइप जो है इसी में ही होती है, इन 5 में से ही जो मैंने अलग से इंक्लूड नहीं करी है वो है इसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें एक हाउसिंग सोसाइटी भी होती है। तो देखिए, सबसे पहले कंज्यूमर मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, जिससे जो भी मिडिल मैन हैं उनके जो शोषण है उनसे उनको बचाया जा सके और वस्तु उनको सही उचित दामों पर प्राप्त हो सके, जो भी सदस्य उस सोसाइटी के हैं। ऐसे ही प्रोड्यूसर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। छोटे छोटे प्रोड्यूसर जो विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना पड़ते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो उनको आसानी से वो तो अपना एडवर्टीजमेंट कर सकती हैं, वो कर सकती हैं, तो वो बहुत आसानी से अपने काम कर पाते हैं। छोटे छोटे प्रोड्यूसर क्या करते हैं, फिर मिलकर अपनी सोसाइटी बनाते हैं। वही छोटे छोटे प्रोड्यूसर मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाते हैं, जस्ट सो दैट वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकें। जो एडवर्टीजमेंट वगैरह पर वो खर्च नहीं कर सकते, तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दे सके सो दैट उनके प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग हो सके। क्रेडिट का मतलब ऋण देना होता है, उधार देना होता है। तो 2 प्रकार की होती हैं, एक सामान्य ऋण जिसको क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, और एक होता है हाउसिंग लोन, लोगों का घर, क्योंकि घर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस वजह से एक हाउसिंग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है। और एक है फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो उस किसानों से संबंधित है। तो इसमें कौन है, किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसान मिलकर अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। तो एक एक करके हम इन 6 जो हैं, 5 मेन और एक उसकी क्रेडिट वाले की सब, तो इन 6 को आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बचाने के लिए इनको बनाया जाता है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या होता है कि ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, जो भी उनका शोषण होता है, उसको हम बचा सकें। द मेंबर कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो इनके मेंबर्स कौन होते हैं, सदस्य के रूप में कौन होता है, तो ऐसा कोई भी कंज्यूमर जो चाहता है कि उसको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पर मिल सके, वो उस सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं। आपने पढ़ा ही था जब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग समझ रहे थे कि अपनी इच्छा से आप उसके मेंबर बनते हैं। तो यहाँ पर मेंबर कौन बनता है, जो ये चाहता है कि मुझे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पर मिलते चले। उद्देश्य क्या है, इनका एम क्या है, तो आप देखोगे तो इसका एम है एलिमिनेट करना किनको, मिडिल मैन को, सो दैट वो इकोनॉमी इन ऑपरेशन अचीव कर सकें। ये हमने पढ़ा था, एक विशेषता है कोऑपरेटिव सोसाइटी को कि वो लागत को कम कर कर, मतलब कि जब बिचौलियों को हम ख़त्म करेंगे तो कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट की होती है उसको हम डाउन कर देते हैं, और डाउन करने से जो उसका फ़ायदा होता है वो सीधा किसको मिलता है, फिर कंज्यूमर को। तो क्या करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनका कार्य क्या है, तो ये गुड्स को परचेज करती हैं बल्क में, किससे, सीधा या तो होलसेलर से या जो मैन्युफैक्चरर होता है उससे, और उसके बाद उनको वो क्या करती हैं, उन गुड्स को जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको बेच देते हैं। मार्जिन नहीं होता, क्योंकि उद्देश्य क्या है, सेवा करना होता है, तो ये लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करते। तो इसलिए परचेज बल्क में कर कर कम लागत पर उस वस्तु को खरीद कर ये जो मेंबर्स होते हैं उनको उस वस्तु को बेच देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, केंद्रीय भंडार आपने बहुत जगह पर सुना होगा, देखा होगा, ये नाम ऐसा है जो आपने सुना होगा।
तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलकर इस केंद्रीय भंडार को बनाते हैं, हम इसके मेंबर्स बन सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, यही काम करते हैं कि बल्क में सामान को ख़रीदते हैं और फिर अपने जो इनके मेंबर्स होते हैं उनको वो गुड्स बेच देते हैं। तो इसमें केंद्रीय भंडार एक एग्जांपल है। ऐसे ही अपना बाज़ार भी एक ऐसी ही सोसाइटी है। सहकारी भंडार भी एक सोसाइटी है। एम्प्लॉई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो इस प्रकार के व्यवसाय में कार्य करते हैं। चलते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा हो गया। देखिए अमूल का बता रखा है कि अमूल एक अमेजिंग कोऑपरेटिव वेंचर्स हैं जो महिलाओं के द्वारा स्थापित किया गया था। जो ये सोर्स है ये एक तो जो पंकज चंद्रा जी हैं rediff.com पर बिजनेस जो स्पेशल है सितंबर 2005 में आया था वहाँ से लिया गया है। मैंने अभी इसको जो लिया है मैंने एनसीईआरटी की बुक में से लिया है, एनसीईआरटी ने वहाँ से लिया था। तो मैं इन दोनों का इस चीज़ में धन्यवाद करता हूँ कि मैं इनकी इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं इसको अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने में इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो एवरीडे अमूल जो है कलेक्ट करता है 4,47,000 लीटर दूध, कितने से 2,12,000 मिलियन फार्मर से, ठीक है। और उसको फिर क्या करता है, ब्रांड करता है, उसको अपनी ब्रांड देता है, उसकी पैकेजिंग करता है और वो 6 करोड़ लोगों तक जो है पहुंचता है 5 लाख रिटेल आउटलेट के थ्रू। तो उन्होंने ये जो सारी प्रक्रिया है इसको स्टार्ट जब किया था तो 1946 में कभी शुरू किया गया था ये कार्य अमूल के द्वारा। और ग्रुप ऑफ फार्मर जो हैं जो कीन थे वो मतलब कि जो चाहते थे, इच्छुक थे कि वो जो इंटरमीडियरीज हैं, बिचौलिए हैं, उनको ख़त्म कर सकें और मार्केट पर अपना डायरेक्ट जो है प्रभुत्व स्थापित कर सकें और जिससे क्या हो उनके जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसके बदले में उनको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो ये काम शुरू किया गया था। विलेज आनंद है जहाँ पर ये कभी काम शुरू हुआ था। ये खेरा डिस्ट्रिक्ट का है, मध्य प्रदेश का है और कोऑपरेटिव यूनियन बनाई गई थी जिसको अब हम अमूल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक्सपेंड एक्सपोनेशनली जब से वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। ए जॉइंट हैंड विद द मिल्क कोऑपरेटिव्स एंड गुजरात नेटवर्क, मतलब कि ये गुजरात का पार्ट है, सॉरी मैंने मध्य प्रदेश बताया था आपको, गुजरात की है ये। तो आनंद गांव जो गुजरात में स्थित है खेरा डिस्ट्रिक्ट में, उनके थ्रू ये आगे बढ़ा गुजरात नेटवर्क के थ्रू और आज के समय यहाँ इससे 2,12,000 मिलियन फार्मर जुड़े हुए हैं और 10,411 विलेज जो है वहाँ से मिल्क को कलेक्ट किया जाता है। अमूल इज़ द कॉमन ब्रांड फॉर मोस्ट प्रोडक्ट कैटेगरी प्रोड्यूस बाय वेरियस यूनियंस। ये क्या क्या बनाते हैं, देखिए लिक्विड मिल्क बनाते हैं, मिल्क पाउडर बनाते हैं, बटर बनाते हैं, घी, चीज़, कोका प्रोडक्ट, स्वीट, आइसक्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, ये सब इनके प्रोडक्ट हैं। और अमूल की कुछ सब ब्रांड भी हैं जो अमूल प्रे है, अमूल स्प्री है, अमूल्या है और न्यूट्रामूल है। तो ये सब इनकी सब ब्रांड है और ये मिलकर जो है इस समय मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट को पूरे इंडिया में बेच रहे हैं। तो ये एक इसका एग्जाम्पल था बेहतरीन जो बहुत अच्छा चला। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमने सेकंड नंबर पर देखा था। तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन है, जो प्रोड्यूसरों से मिलकर बनी है। दीज सोसाइटीज़ आर सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। मैं आपको जब भी बता चुका था कि जो उत्पादक हैं, छोटे मोटे जो उत्पादक हैं, उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए वो एक जगह इकट्ठे हुए थे और मिलकर अपनी प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। द मेंबर जो बनते हैं इनके, मतलब कौन मेंबर होता है, यही क्वेश्चन हम बार बार पढ़ेंगे, एम भी हम बार बार पढ़ेंगे। तो इसके वो होते हैं ऐसे प्रोड्यूसर जो इच्छुक हैं कि वो प्रोक्यूर कर पाएँ इनपुट को, जो जिस चीज़ को हम वो यूज़ करेंगे अपने उत्पादन में, उस चीज़ को उनको आसानी से वो मिल पाए उनको, सो दैट वो जो भी गुड्स बना रहे हैं उसको वो इजीली बना सकें, आसानी से बना सकें और जो कंज्यूमर की डिमांड है उसको वो पूरा कर सकें। अब ये प्रोड्यूसर एक साथ मिलते क्यों हैं,
वो इसलिए मिलते हैं कि वो फाइट कर सकें जो बड़े बड़े उद्योग हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, और उनसे वो फाइट कर सकें, उनके मतलब उनके साथ अपने प्रोडक्ट को जो है खड़ा कर सकें, उसको वहाँ पे स्थापित कर सकें। और जो बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि देखो छोटे प्रोड्यूसर हैं तो ये वस्तु को ज़्यादा सस्ता बना पा रहे होंगे, तो बार्गेनिंग पावर पहुंच सके कंज्यूमर को, उचित दामों पर अच्छी क्वालिटी मिल सके, तो इसलिए ये एक दूसरे के साथ मिलते हैं। तो समिति का लक्ष्य ये होता है कि बड़े पूंजीपतियों से ये लड़ पाएँ और अपनी जो बार्गेनिंग पावर है इनकी, उसको वो एनहेंस कर सके। तो इसलिए प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये वैसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये एक और है। एग्रो प्रोडक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिए हैं जिनको हम इसके अंदर प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, ये भी प्रोड्यूसर से ही संबंधित है, जो मैं अभी मार्केटिंग वाला दिखा रहा था, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये विपणन सहकारी समिति इनको कहते हैं। तो इनका उद्देश्य होता है कि पिछले वाले में तो हम प्रोडक्ट को बना रहे थे, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी कि वो इनपुट प्रदान कर रही थी, उस कच्चे माल को जो उनको उत्पादन में चाहिए उसको वो अवेलेबल आसानी से उन तक करा पाएँ, उसके लिए उसको बनाया गया था। मार्केटिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं कि वो स्मॉल प्रोड्यूसर को हेल्प कर पाएँ उनके प्रोडक्ट को बेचने में, क्योंकि वो खुद बड़ी बड़ी टीवी पर ऐड नहीं दे सकते क्योंकि बहुत कॉस्ट लगती है। तो उनके जो प्रोडक्ट हैं जो कंज्यूमर की डिमांड को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, उनकी किसी ना किसी नीड को पूरा करते हैं, पर कंज्यूमर को उनका पता कैसे चले, तो इसीलिए उनकी बेचने में मदद करने के लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं छोटे छोटे, वो मिल जाते हैं और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करते हैं। तो इसके मेंबर वो लोग होते हैं जो ये चाहते हैं कि वो रीज़नेबल प्राइस अपने आउटपुट का मतलब जो उनका प्रोडक्ट है, जिसको हम सेल के नाम से भी जाते हैं। इनपुट का मतलब होता है जब आप कच्चा माल या जो भी चीज़ आपको अपने प्रोडक्ट को बनाने में चाहिए उनको आप खरीदते हैं। आउटपुट का मतलब जब आप उनको कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो जब वो कंज्यूमर को अपनी आउटपुट पहुंचाएं तो उनको एक रीज़नेबल प्राइस मिल सके, इसके लिए वो मेंबर एक जो हैं प्रोड्यूसर, वो एक जगह एकत्र होते हैं। फिर एम देखो, हमें पता है कि नेक्स्ट जो पॉइंट आना है हमारा, वो उद्देश्य आना है। उद्देश्य क्या है? तो द सोसाइटी का जो एम है वो वही मिडिल मैन को ख़त्म करना, और कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनसे अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इम्प्रूव करना। जो भी उस सोसाइटी के मेंबर हैं उनके लिए फेवरेबल मार्केट कंडीशन को बनाना इनका उद्देश्य होता है। कैसे काम करते हैं ये? तो इट परफॉर्म मार्केटिंग फंक्शन वो उनके लिए करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का, मार्केटिंग में बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ एडवर्टीजमेंट देना ही नहीं होता, पूरा चैप्टर है 12th में जब हम पढ़ेंगे इसको। वेयर हाउसिंग का काम, उनको जो प्रोडक्ट बिकता नहीं है इतने, उसको कैसे कहाँ पर रखा जाएगा, उसको पैकेजिंग करने का काम, और उसके अलावा बहुत सारे काम वो इनके लिए करते हैं, सो दैट वो उस वस्तु को सही दामों पर जो है कंज्यूमर को बेच सकें। तो ये सारे काम मिलकर छोटे छोटे प्रोड्यूसर एक जगह इकट्ठा होकर इस कार्य को करते हैं। तो ये सोसाइटी अपने स्मॉल प्रोड्यूसर के वस्तु को बेचने में मदद करती है। तो ये थी मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अमूल भी इसका एक एग्जांपल है जो मैं आपको बता चुका हूँ। यूपी हैंडलूम एक और एग्जांपल है, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर मिलकर जो टेक्सटाइल से रिलेटेड उनके प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचते हैं। तो यूपी हैंडलूम भी उसका एक बेटर एग्जांपल है। अब जो हम नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर आते हैं वो आते हैं फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है किसान सहकारी समिति। तो ये सोसाइटी जो बनाई जाती हैं वो किस लिए बनाई जाती हैं? इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके फार्मर का, उनको वही इनपुट मतलब कि
खेती में जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है, अब वो बीज से लेकर जो मशीन है उनसे सबसे रिलेटेड है कि वो उनको रीज़नेबल कॉस्ट पर अवेलेबल कराई जा सके। मेंबर कौन होते हैं ऐसी सोसाइटी के? वही फार्मर होंगे जो ये चाहते हैं कि वो अपनी जो फार्मर एक्टिविटीज़ हैं उनको वो अच्छे एडवांस लेवल पर ले जा सके, मिलकर एक अच्छी जो इनपुट्स हैं उनको वो यूज़ कर सके अपनी खेती में, सो दैट वो फिर सही दामों पर अपने प्रोडक्ट को आगे बेच भी पाएँ। तो एम क्या है इनका, उद्देश्य क्या है बनाने का? तो इनका उद्देश्य होता है कि गेन द बेनिफिट लार्ज स्केल फार्मिंग। बड़े लेवल पर जब वो मिलकर काम करते हैं तो बड़े लेवल पर चीज़ों को सस्ता, इनपुट को सस्ता प्राप्त करके अच्छी टेक्नोलॉजी को प्राप्त कर लार्ज स्केल पर फार्मिंग करें और अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ कर पाएँ। अगर उनके पास अच्छी क्वालिटी का बीज होगा, उनके पास उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी होगी, तो वो अपना जो उत्पादकता होती है एक ज़मीन की उसको बढ़ा सकते हैं, तो जिससे वो अपनी उत्पादन को बढ़ा पाएँ और अधिक पैसा कमा पाएँ। तो वो सोसाइटीज़ करती क्या हैं ऐसी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी? वो उनको बेटर क्वालिटी सीड प्रोवाइड करते हैं, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं, मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनको उन तक पहुंचाते हैं, जिससे जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप है उसको इम्प्रूव किया जा सके। आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर हम जो है अच्छी उत्पादकता फार्मर ला सकें। तो इसलिए फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टैब्लिश किया जाता है। तो ये रही एक इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो ये एक इफ़को जिसको हम कहते हैं, ये ऐसी ही फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब फॉर्मेट इसके बाद चलते हैं तो हम आते हैं फिर लास्ट पर, जिसमें दो मिलेंगे आपको। एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सिर्फ ऋण से संबंधित है, ऋण पर्सनल टाइप का लेना है, ऋण लोन है जिसको हम पर्सनल लोन के नाम से जानते हैं। तो ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उस पर्सनल लोन जो बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अधिक दाम रेट पर इनको वो पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं जिसको उसकी ज़रूरत होती है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती हैं, अपने सदस्यों को कम दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बनाई जाती हैं, एस्टेब्लिश की जाती हैं, प्रोवाइडिंग इजी क्रेडिट ऑन रीजनेबल टर्म्स ऑफ टू द मेंबर। तो आसानी से ऋण उपलब्ध कराना, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती और रीजनेबल टर्म्स पर वो अपने मेंबर्स को ऋण उपलब्ध कराती हैं। कौन होते हैं इसके मेंबर? ऐसे लोग होते हैं जिनको फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होती है अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, तो वो लोन के रूप में वो फाइनेंशियल हेल्प इस सोसाइटी के थ्रू पाते हैं। उद्देश्य क्या होता है ऐसी किसी भी सोसाइटी का? तो इनका उद्देश्य होता है कि वो अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लैंडर, आप जानते हो बनिया पहले थे, आज के समय में बैंक वगैरह ज़्यादा हैं, तो जो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं लोन देने के लिए, तो उनसे उनको बचाया जा सके, उस शोषण से उनका बचाव किया जा सके, ये इनका उद्देश्य होता है। तो ये सोसाइटी क्या करती हैं, ये लोन प्रोवाइड करती हैं अपनी मेंबर्स को। तो उस लोन को देने के लिए इनके पास पैसा कहाँ से आता है? तो इनके पास पैसा आता है जो कैपिटल इनको मिली मेंबर बनने की उससे, और जो डिपॉजिट वो मेंबर उनके पास कराते हैं उसके थ्रू इनके पास वो पैसा आता है, और उस पैसे को फिर वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्या करती हैं, मेंबर को प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे जो बैंक वगैरह हैं आज की डेट पर, तो उनके यहाँ पर्सनल लोन की रेट देखोगे आप, तो वो आपको कहीं 12% से लेकर जो है 20-22% तक भी है। अगर क्रेडिट कार्ड की बात हम कर दें तो यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही जो शुरू होती है वो 24 से शुरू होती है और 48 या उससे ऊपर भी जा सकती है। तो इतनी महंगी है पर्सनल लोन की रेट। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं वो इसी को कहीं 10% से लेकर 10 से कम भी हो सकती है, पर नॉर्मली 10 से होती है, 10 से 12 के बीच में वो लोन दे देते हैं। इनकी 12 जो होती है वो क्यूमुलेटिव होती है, यहाँ पर वो रिड्यूसिंग होती है। तो यहाँ जो ब्याज बनता है वो कम बनता है मुकाबले अगर आप बैंक से करोगे तो बैंक में ज़्यादा बनता है। बैंक पहले ब्याज लेता है, बाद में प्रिंसिपल लेता है,
जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं वो प्रिंसिपल एक इक्विवेलेंट पोर्शन लेती हैं और फिर जो बाकी बचा हुआ जो आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट होता है उस पर वो ब्याज लेती हैं। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स होता है, यहाँ फिक्स नहीं होता। यहाँ पहले इंटरेस्ट पे किया जाता है, बाद में प्रिंसिपल। तो इसलिए महंगा पड़ता है 12% भी, इनका सस्ता पड़ता है। तो ये एक प्रोसीजर होता है कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो ये मैंने कुछ लिए हैं। एक द विष्णु कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो लक्ष्मी नगर में स्थित है, वो यही काम करती है। एक दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, वो भी यही काम करता है। अब आती है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो ये घर बनाने के लिए लोन देती हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है कि लोगों को, जो इनके मेंबर्स हैं, उनको जो घर की रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान की जो एक आधारभूत आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए जो मेंबर्स हैं उनको उचित दर पर वो क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आर एस्टेब्लिश की जाती हैं टू हेल्प द पीपल विद लिमिटेड इनकम टू कंस्ट्रक्ट हाउस एट रीजनेबल कॉस्ट। रीजनेबल कॉस्ट पर वो अपने घर को बना सकें या बना बनाया खरीद सकें, तो इसलिए उनको बनाया जाता है। तो इसके मेंबर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं, वो पीपल्स होते हैं हु आर डिज़ायरस ऑफ प्रोक्यूरिंग रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, घर खरीदना चाहते हैं और कम लागत पर, जिनके पैसे कम लगें तो उनको लोन भी आसानी से मिल जाए, तो वो इसलिए इनको बनाते हैं। अब उद्देश्य क्या होता है ऐसी किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, कि टू सोल्व द हाउसिंग प्रॉब्लम, घर की जो समस्या है उसके मेंबर्स की, उसका वो समाधान कर सकें, उनको खुद घर बनाकर दे सकें या उनको घर बनाकर दे सके और उनसे किस्तों में उसके पैसे लिए जा सकें। ये इस तरीके से काम करती हैं। तो ये सोसाइटीज़ करती क्या हैं? वो फ्लैट बनाती हैं, प्लॉट प्रोवाइड करती हैं अपने मेंबर को, सो दैट मेंबर अपने आप उस पर घर बना सकें, अगर प्लॉट की बात करें, और अपने हिसाब से बना सकें और कम दामों पर बना सकें, उनका शोषण ना हो मार्केट में। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसी ही सोसाइटी के। नवी मुंबई कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन लिमिटेड एक एग्जाम्पल है। चेन्नई अन्ना नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी एक और एग्जाम्पल है। द जवाहर नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इसका एक और एग्जाम्पल है, जो इस तरीके के कार्यों में लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी किस प्रकार से कार्य करती हैं। अब ये वीडियो और मेरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक इन 2 वीडियो के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।